नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। कोरोना के खिलाफ जंग देश जीत जाएगा, लेकिन इस जंग के रास्ते में कुछ कांटे आ जाते हैं। उनमें से एक कांटा है रैपिड टेस्टिंग किट्स, जिसे सरकार ज्यादा से ज्यादा मंगवा रही है और बनवा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट हो सके। लेकिन दिल्ली में ही बेहिसाब मुनाफे के लिए ब्रोकर्स ने टेस्ट किट्स बेचना शुरू कर दिया, बगैर किसी हिसाब किताब के और बगैर सरकार की इजाजत के। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर मोहम्मद हिजबुल्ला और मिलन शर्मा ने दिल्ली से गाजियाबाद तक ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया है जो कोरोना की इस संकट की घड़ी को और बढ़ा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। आगे भी अगर मुझे चाहिए होगा तो मिल जाएगा ना टेस्ट। सर आपको ये आप सही शॉप पे बैठे हो, आपको यहाँ पे सब चीज़ मिलती है। कोई 100-200 पीस तो देता नहीं है, कोई भी देता है 5,000, 10,000, 20,000, 5,000, 10,000, 20,000। किस कंपनी की? Onco। अच्छा। टेस्ट किट्स की खरीद फरोख्त पर बड़ा खुलासा। बाजार में सरेआम बिक रहे हैं रैपिड टेस्ट किट्स। घर में जांच के लिए खरीदे जा रहे टेस्ट किट्स। किट के इस धंधे में कोई हिसाब किताब नहीं, संदिग्ध मरीजों का कोई आंकड़ा नहीं। थोक में किट्स बेच रही हैं फैक्ट्रियां। दिल्ली एनसीआर में धड़ल्ले से सप्लाई। किट के गोरख धंधे में डीलरों का मुनाफा। समूचा देश वैश्विक महामारी से लड़ रहा है जिसको कोरोना कहते हैं, लेकिन इसमें भी इलाज के नाम पर मुनाफाखोरी का धंधा चल रहा है। आज तक ने इसकी पड़ताल की तो पाया कि कहां तो टेस्टिंग किट्स सप्लाई सरकार के हाथ में है, लेकिन ये खुले बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन से आए किट पर रोक लगा दी जब उनके नतीजों में गड़बड़ियों की शिकायत आई। लेकिन उससे क्या होता है? मेडिकल सामानों की कालाबाजारी करने वालों की जुर्रत तो देखिए। बिना सरकार की इजाजत के आपके दरवाजे तक फास्ट ट्रैक टेस्टिंग किट्स पहुंचा रहे हैं। तो कल कब तक मिल जाएगा? सर मुझे कंफर्म करेंगे, बुकिंग करेंगे तब करेंगे ना। कल शाम तक मिल जाएगा। कल शाम को और मोस्ट प्रोबेबली परसों मॉर्निंग। इस गोरख धंधे का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ब्रोकर बनकर पहुंचे। डीलर से पता चला कि कोविड-19 की जांच के लिए थोक में किट्स बेचे जा रहे हैं और पैसे के लेन देन का कोई हिसाब नहीं होता। सब कुछ कैश में होता है ताकि सरकार कोरोना के गुनहगारों तक पहुंच ना सके। अब दिल्ली के इस राजेंद्र नगर के मार्लिन्स मेडिको को ही देखिए। इसने अवैध तरीके से कोविड रैपिड टेस्ट की तमाम पेटियां इकट्ठी कर रखी हैं। यहां से इन्हें अलग अलग जगहों पर पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है। जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मार्लिन्स मेडिको के मालिक अमित बहुगुणा से डिमांड की तो उसने बगैर किसी कागज पत्तर के थोक में डिलीवरी का वादा किया। आप खुद सुनिए कि वो क्या कह रहा है। कोविड टेस्ट किट चाहिए था, रैपिड टेस्ट किट कितने पीस है सर? 5,000, 10,000 जो भी देना दे दो। वो किस कंपनी का है? बताया नहीं आपको, सेंट बायोसेंसर का। SD बायोसेंसर। आपको ड्रग लाइसेंस वगैरह तो नहीं चाहिए ना? नहीं, हमारा तो नहीं चाहिए ना। कैश भी तो कुछ नहीं। हाँ, कैश का व्यापार तो कुछ नहीं चाहिए। तो वही तो कुछ नहीं चाहिए ना आपको। हाँ, बस वही। कैश तो तब गया ना उसी समय। कैश तो तब गया उसी समय। मतलब अगर कैश की डील है तो एक बार डील होगी, ट्रांसफर ना मैंने आपको दिया ना आपने मुझे दिया। बिल्कुल। मतलब कितना अभी? 25 लाख रुपये अभी चाहिए। 25 लाख माल आप कितने देर में दे देंगे? कितने में बताओ? 2-2.5 घंटे। कोरोना का मामला इतना गंभीर है कि सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। हिंदुस्तान में केंद्र और राज्य की सरकारें इससे निपटने के लिए जी जान से जुटी हैं। इसीलिए टेस्टिंग किट्स पर सरकार का नियंत्रण है। वो केंद्र से होकर राज्य सरकारों तक जाती है। लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट का ये गोरख धंधा करने वाले सारे कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये होम टेस्टिंग के लिए किट्स मुहैया करा रहे हैं जिस पर पूरी तरह पाबंदी है। दिल्ली में मालवीय नगर के सिंटेक्स मेडिकेयर के मालिक सुमित भारद्वाज से हमारी अंडरकवर टीम मिली तो 500 किट्स को उसने तत्काल मुहैया कराने की बात कर दी। 5,000 चाहिए।
500 अभी मिलेगा, बाकी वो कल ड्राइवर सैंपल दिखाएंगे। हम और पेमेंट पेमेंट आपको बिल चाहिए तो अकाउंट में जाएगा, और बिल नहीं चाहिए कैश मतलब कैश हो जाएगा ना? हाँ जी, 100% कैश बिल्कुल हो बिल्कुल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारा तो नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए, मतलब कोई ड्रग लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं? बिल होगा तो चाहिए। नहीं हम तो कैश में ले रहे हैं हाँ ना। तो कुछ नहीं चाहिए, ड्रग लाइसेंस वगैरह कुछ कुछ नहीं नहीं है ना? कुछ नहीं चाहिए। 500 का कितना होगा? 4.5 तो और मुझे 10,000 पीस चाहिए होगा तो 10,000 पीस चाहिए होगा, बुकिंग पे 850% लगेगा। बुकिंग 850। हाँ जी, वो मान लो मतलब ये कल शाम को परसों मान तो लो इसमें कितना परसेंट बुकिंग अमाउंट पहले देना होगा? 20%। 25%। तो 10,000 पीस से कितना हो जाएगा? कितना होगा? हाँ 85 लाख तो 10 सेकंड। तो ये 5.5 ले जी बिल्कुल। अब हम आपको गाजियाबाद ले चलते हैं, जो एनसीआर का हिस्सा है। शिव इंटरप्राइजेज के अनुज सिंह और राजपाल सिंह ने कबूल किया कि उन्होंने स्थानीय फैक्ट्रियों को चीन का बना रैपिड टेस्ट किट्स बेचा, जहां बहुत लोग काम करते हैं। ये मुझे एंटीबॉडी टेस्ट रैपिड टेस्ट किट चाहिए। हाँ रैपिड टेस्ट किट मिलेगी, ICMR अप्रूव्ड होगी। हाँ मैं आपको उसका फोटो मैंने भेजा आपको फोटो। फोटो छोड़ दिए ना, मतलब कौन सी कंपनी है? हाँ जी, किस कंपनी की है? OneFo। अच्छा, तो 5,000 कितने का पड़ेगा? क्या रेट लगाएंगे, कैसे पेमेंट का कंडीशन होगा? तो ये वाला आपको पड़ जाएगा 1050 का। 1050 का। और पेमेंट पेमेंट का कंडीशन क्या होगा? टर्म्स तो सर मैंने आपको बताई दी थी। हाँ बताया। वो तो जस्ट सारे काम वैसे फोन पे हो जाता है, बट कुछ बंदों को ऐसे ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है, उससे बुला लेते हैं भैया आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग पर्सनल के लिए ले रहे हैं? जैसे फैक्ट्री वाले हाँ उनके मतलब कि गारमेंट्स के फैक्ट्री चल रही हैं या कुछ भी और भी चल रहे हैं, तो उसके लिए ले रहे हैं। वो तो सभी ले रहे हैं, सभी चाह रहे हैं हम बच्चे अगर कर रहे हैं तो 100 वर्कर हैं तो वर्कर के लिए कुछ चाहिए ऐसे लगे। अच्छा, तो ऐसे आप लोग दे देते हैं? कोरोना के संक्रमण और कहर को रोकने के लिए सरकार हर टेस्ट का ब्यौरा रख रही है, लेकिन ऐसे अवैध तरीके से कोरोना के टेस्टिंग किट्स बिकते रहे तो इससे साफ साफ रिपोर्ट आएगी ही नहीं। तो अब सरकार पर है कि ऐसे लोगों पर वो क्या कार्रवाई करती है। मिलन शर्मा के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। एक तरफ किड्स का सवाल है जिससे ही पता चले कि कोरोना का संक्रमण कितना है, और दूसरी तरफ लॉकडाउन का सवाल है जिसकी मियाद 3 मई को खत्म हो रही है। अब सवाल ये भी कि 3 मई के बाद आखिर क्या होगा? लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो जाएगा या आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हट जाएगा? वैसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज जैसी रिपोर्ट पेश की है उसमें कोरोना के कहर के मिटने और जिंदगी पटरी पर लौटने के आसार अब बढ़ रहे हैं। आप राहत की सांस ले सकते हैं। 130 करोड़ का हिंदुस्तान आज 2 ही सवालों का उत्तर जानना चाहता है। एक तो ये कि कोरोना कब खत्म होगा, और उसी सवाल में नथी दूसरा सवाल है कि देश पर लगा बंदी का ताला कब खुलेगा। पहले सवाल का कुछ जवाब तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दे दिया कि पूरा देश ना सही लेकिन 80 जिले तो कोरोना मुक्त हो ही गए। 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 47 districts have not reported a case for the last 14 days. 39 districts have not reported a case for the last 21 days. And 17 districts have not reported a case for the last 28 days. स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये खुशखबरी सुनाई है कि 80 जिलों में पिछले 7 दिनों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। 47 जिले ऐसे हैं जिनमें 14 दिन से कोई मरीज नहीं निकला, जबकि 39 जिले तो 21 दिन से कोरोना शून्य है। कोरोना की थमती रफ्तार की गवाही पिछले 3 दिनों के आंकड़े दे रहे हैं कि इस दौरान मरीजों की संख्या 10.9 दिन में दोगुनी हो रही है। For the last 14 days, our doubling rate had been 8.7, and for the last 7 days it had been 10.2, and today for the last 3 days when we calculate it is roughly 10.9. So I think that's a very significant progress.
तो क्या सरकार की तरफ से आए ये आंकड़े इस बात के सबूत बन सकते हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल सकता है? सोमवार को मुख्यमंत्रियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों से कहा था कि वो एग्जिट पॉलिसी बनाएं। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि देश के एक बड़े हिस्से में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना प्रभावित टॉप 5 राज्यों को ही देख लीजिए। तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित 8,590 हैं और मरने वाले 369। दूसरे नंबर पर गुजरात में मरीज 3,548 और मरने वाले 162। तीसरे नंबर पर दिल्ली में कोरोना पीड़ित 3,108 हैं और मरने वाले 54। चौथे नंबर पर राजस्थान में पीड़ित हैं 2,262 और मरने वाले 46 हैं। पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश में मरीज हैं 2,168 और मृतक हैं 110। आलम यह है कि इन 5 राज्यों में ही समूचे देश के 66% कोरोना के सताए लोग हैं। देश में 129 जिले आज भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ऐसे में इन राज्यों में पूरी तरह ताला खुलने के आसार नहीं दिखते। लेकिन जहां भी हालात थोड़े बहुत सुधर रहे हैं, वहां छूट मिलने लगी है। दिल्ली में रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतों की दुकानों के ताले अब खुलने लगे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोरोना का बड़ा सेंटर होने के बावजूद यहाँ उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। नहीं देखिएगा, ऐसे नहीं देखा जा सकता। इसका ना ये रेट ऑफ ग्रोथ है, पर डे ग्रोथ वर्सेस भाई डबलिंग कितने दिन में हो रहा है। अभी दिल्ली का जो डबलिंग है लगभग 13 दिन में आ रहा है और देश का डबलिंग है 9.1 डेज। तो डबलिंग के हिसाब से इस टाइम दिल्ली भी। वैसे ही अलग अलग राज्य और इलाके अपनी बेहतर स्थिति की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन कोरोना का खतरा इतना बड़ा है कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री एकदम से लॉकडाउन खोलना तो दूर, इसको बढ़ाने के पक्षधर हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने पूछा है कि 3 मई के बाद जो कुछ होगा उसमें सरकार का रोड मैप क्या है। Our chief ministers specifically requested the Prime Minister yesterday to tell the nation what is the strategy, exit strategy from lockdown. So what is the government strategy on health front and economic front in terms of post-lockdown period? What is the roadmap for the future post 3rd of May? How is Prime Minister going to come out with Financial Action Plan Part 2? अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है कि वो 3 मई के बाद के लिए क्या ऐलान करते हैं। आज तक ब्यूरो। हमें विश्वास इस बात का है कि कोरोना से जंग में हमें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन इसमें एक कांटा तो इस बीमारी पर भी है। ये कांटा क्या है, ये बीमारी क्या है, किस तरह से हमें इस जंग में आगे बढ़ना है, क्योंकि बीमारी पर भी चढ़ गया है धर्म का चश्मा। उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी की एक सांप्रदायिक टिप्पणी से देश में भूचाल मच गया है। उस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद इतने नाराज हुए कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को एक्शन लेने के लिए उन्होंने कह दिया। विधायक को अब 1 हफ्ते में जवाब देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। भारत का संविधान कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, यानी धर्म के नाम पर इंसान में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन संविधान की दुहाई देकर उत्तर प्रदेश विधानसभा की शोभा बढ़ाने वाले माननीय विधायक सुरेश तिवारी के लिए काहे का धर्म और काहे की धर्मनिरपेक्षता। और एक चीज ध्यान में रखिए, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें एक समुदाय विशेष पर फलों सब्जियों को दूषित करके बेचने का आरोप लगा। लेकिन तिवारी जी की जुबान चली तो विरोध शुरू हुआ। बीजेपी ने भी किनारा किया तो विधायक की सफाई आ गई। ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी से एक युद्ध लड़ रहा है,
कोई सांप्रदायिक विभाजन की बात करे ये ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कोई सामान कहां से खरीदना है ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। सांप्रदायिक आधार पर अगर कोई बहिष्कार की अपील करता है तो ये समाज में विभाजन के खतरे उत्पन्न करता है और ऐसी किसी भी बात से पूरी तरह से परहेज किया जाना चाहिए। जब जनता मेरे से पूछ रही है कि क्या किया जाए तो क्या बोले एक विधायक, क्या बोले। इसी को इतना बड़ा बवाला बना रहे हैं लोग। और ओवैसी हिंदुओं को इतने टार्चर, गाली देते, क्या क्या बोलते हैं, उस पर कोई विचार नहीं करता है। और एक विधायक अपने जनता को खाली बोल दिया कि उन लोगों से सब्जी मत लो, तो इस बात पर इतना बड़ा बवाला। ये किसी एक विधायक का मामला भर नहीं है। कोरोना ने देश को मिलकर लड़ने का हौसला दिया तो इसमें कुछ लोगों ने नफरत के जहरीले बीज भी बो दिए। अब झारखंड के जमशेदपुर का मामला देख लीजिए। यहाँ के कदमा इलाके में फल बेचने वालों ने वीएचपी से अनुमोदित दुकान का पोस्टर लगाया तो बवाल मच गया। प्रशासन ने पोस्टर हटवाया तो वीएचपी से लेकर बीजेपी तक भड़क गई। देखिए, ये सरकार जो है, जो मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए ये सरकार काम कर रही है और उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। ये देश में क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं है अपनी बात को रखने का? हम हिंदू हैं, सिर्फ ये बात हम कह नहीं सकते कि हम हिंदू हैं, हम लिख नहीं सकते ये हिंदू हैं। दिल्ली में मरकज से निकले जमातियों पर आरोप लगा कि कोरोना का संक्रमण उनके कारण तेजी से फैला। इससे सांप्रदायिकता का जहर कहीं ज्यादा तेजी से फैलने लगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि प्लाज्मा डोनेट करके जमात के लोग कोरोना संक्रमितों की जान बचा रहे हैं। कोरोना के संकट को भी जिन लोगों ने सांप्रदायिकता के चश्मे से देखना शुरू किया, उन्होंने ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और ना ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को। इस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है, उसमें एक कारण यह भी है। परंतु दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना, इस पर क्रोध नहीं करना, इससे डर नहीं मन में रखना, वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूहों को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना, ये भी ठीक नहीं। जमाने से हिंदुस्तान इस गीत को दोहराता रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन कुछ ऐसे लोग निकल आते हैं जिनका राजनीतिक चश्मा सिर्फ हिंदू मुसलमान ही देखता है। आज तक कोरोना से जंग में एक महत्वपूर्ण शर्त है सामाजिक दूरी। लेकिन इस दूरी की धज्जियां तब टूट जाती हैं जब हजारों लोग सड़क पर उतर आते हैं। प्रवासी मजदूरों की वो मजबूरी कमोबेश हर बड़े शहर में हमें दिखाई पड़ती है। सूरत में वो सड़क पर उतर आए क्योंकि उनका आरोप है कि हीरा कारोबारी काम के बदले पैसे ही नहीं दे रहे हैं। मजदूर बेचारे करें तो क्या करें। मजदूरों का ये हुजूम कोरोना से कम पेट की आग से ज्यादा डरा हुआ है। सूरत में हीरा कारोबारियों के यहाँ काम करने वाले इन लोगों के पेट में भूख है, लेकिन जेब में पैसा नहीं कि अपने लिए खाने का इंतजाम कर सकें। इन मजदूरों की शिकायत है कि लॉकडाउन के दौरान कारोबारियों ने काम करवाया लेकिन पैसे नहीं दिए। अब वो सड़क पर उतरे तो पुलिस ने उनको ही देश प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। भारत देश के नागरिक हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? दूसरे देशों को देखो कितनी संख्या में मर रहे हैं लोग। सेफ हो, एकदम सेफ हो। हालत ये हो गई कि सूरत के बीजेपी सांसद के घर के बाहर उन लोगों की लंबी कतार लग गई जो घर वापस जाने के लिए पास बनवाना चाहते थे। दरअसल गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 3,548 है। इसमें अहमदाबाद में 2,378 जबकि सूरत में 556 लोग बीमार हैं। इसके लिए सेंट्रल टीम ने अहमदाबाद और सूरत का दौरा कर कुछ अहम सुझाव दिए। सूरत में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशासन, एनजीओज और इंडस्ट्रीज ने मिलकर फूड पैकेट्स और राशन किट्स का इंतजाम किया है। वितरण के समय सभी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का बहुत अच्छी तरह अनुपालन करते हैं।
साइकिल पर सवार ये दिहाड़ी मजदूर हैं जो दिल्ली और पंजाब से चलकर बिहार अपने गांव पहुंचने के लिए निकल चुके हैं। इनका भी वही दर्द है कि कोरोना से पहले भूखे पेट से लड़ना है, इसलिए साइकिल से ही मंजिल पर निकल पड़े। दिल्ली और दूसरे इलाकों से लगातार लोग चलते हुए आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है। और हम आपको दिखा सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो कई दिनों से साइकिल से चले आ रहे हैं। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से सर आ रहे हैं। दिल्ली से? जी। बिहार जाना है? जी जी, बिहार जाना है। कहाँ बिहार में जाएंगे? पूर्वी चंपारण जी। तो आप लोग को लगता है कि फिर तुरंत वापस आ पाएंगे, आप रहेंगे भी गांव में कुछ दिन? अब सर, जब तक सरकार का लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन का तो हम लोग को पालन करना है। जब तक हम लोग खाने पीने के नहीं है, यहाँ पे घर पे जाएंगे, घर सुरक्षित, या सरकार दे, हम लोग अपने से खाएं, घर पे जाएंगे, अपने खाएंगे, आराम से तो रहेंगे, लॉकडाउन का पालन कर लेंगे। मोदी सरकार का जो पूरा जो हो जाएगा वो हम ही लोग के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जो कर लेंगे सब, जब पूरे बीमारी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। दिल्ली से 4 दिन का सफर तय करके ये लखनऊ पहुंचे हैं, लेकिन इनका इस तरह जाना बताता है कि हुकूमतों के दावे कैसे गरीब आदमी की हकीकतों से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वालों का तांता लगा हुआ है। पिछले शनिवार को हरियाणा से 2224 लोग पहुंचे। रविवार को 9800 लोग अपने घरों तक पहुंचाए गए। मध्य प्रदेश में गुजरात से शनिवार को करीब 2400 मजदूरों को लाया गया। अब एक तस्वीर ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर देख लीजिए। यहाँ करीब 100 परिवार हैं जो विरोध कर रहे हैं प्रशासन का, क्योंकि ये लोग दक्षिण भारत से इलाज कराकर लौट रहे थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल सरकार इनको अपनी सीमा में घुसने नहीं दे रही। शुक्रवार से ही ये लोग फंसे हुए हैं। सामाजिक दूरी का निर्वाह ये कैसे करेंगे? यहाँ तो आलम यह है कि 100 लोगों पर महज एक वॉशरूम है। ওখানে থাকা হয়েছে, এক চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ হয়েছে। তারপরে হোটেলে আমরা আলু সেদ্ধ ভাত খেয়ে বাইরে বেরোইনি, যাতে আমরা না কোনো কিছু সংক্রমিত হই। আমরা যে যার সেফটি দেখেছি, এবং 1 লাখ 1.5 লাখ 70,000 টাকা গাড়ি ভাড়া দিয়ে যে যার পার্সোনাল আসা হয়েছে, যে যাতে আমাদের কোনো রকম সংক্রমণ না হয়। लोगों की दिक्कत इस बात से बढ़ गई है कि प्रशासन कह रहा है कि वो सिर्फ मरीजों को ही जाने की इजाजत देंगे, और वो भी टेस्ट के बाद। ऐसे में सवाल है कि उनके परिवार वाले क्या करेंगे जो तीमारदारी के लिए साथ गए थे। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल और सूरत में संजय सिंह राठौर के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और दोस्तों अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।